कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो, समझ में ना आए तो बेझिझक पूछना है। ओके, मरीज रिवीजन हुआ बाबू? आज का चैप्टर आप लोगों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली। आज आप लोगों को पढ़ना है बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली। रेडी करके लिए कल जो आप लोगों ने पढ़ा था याद है? कल कौन सा चैप्टर पढ़े थे हम लोग? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और इसके अंदर कौन कौन से घटक आते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी थी ना आप लोगों ने, याद है? तो बताएं, कौन बताएंगे मुझे अर्थशास्त्र की परिभाषा या अर्थशास्त्र के अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? सही सीमित और दुर्लभ संसाधनों का ऐसा उपयोग कि न्यूनतम इकाई तक उसकी पहुंच स्थापित हो सके। अर्थशास्त्र में होता है नियमों और कानूनों पर ही आधारित होता है। हाँ, और इसी का व्यवहारिक रूप अर्थव्यवस्था में होता है। ओके, सही है, बहुत बढ़िया। यानी कि जो आपके पास सीमित और बहुमूल्य संसाधन है, उनसे अपनी असीमित आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा करेंगे, या जो गवर्नमेंट है वो अपनी जनता की असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेगी। वो जो नियम सिद्धांत होते, जो तरीके होते, उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं। और उन्हीं नियम सिद्धांतों को जब हम व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में लागू करते हैं, और वो लागू करने के लिए सरकार क्या करती है? सेंटर में वित्त को रखते हुए या मनी को रखते हुए या वित्त को रखते हुए अपने देश के नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का जो प्रयास करती है, वो किसमें आ जाता है? आपका अर्थव्यवस्था में आ जाता है। तो ये चीज कंफर्म हो गया था आप लोगों को। और आपने भी पढ़ा था कि अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इसके दो घटक हैं, महत्वपूर्ण घटक, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स। और समष्टि को क्या कहते हैं? मैक्रो या बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? इसमें हम किसी छोटे क्षेत्र की एक छोटे क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। ओके, और कुछ इसमें हम क्या करते हैं? न्यूनतम इकाई को लेते हैं ना, न्यूनतम इकाई सबसे छोटी इकाई, यानी कि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फल, एक उद्योग, एक बाजार। यहाँ पे जो सिंगल बॉडी को लेते हैं, न्यूनतम इकाई का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और आपका बृहद में एक परिवार भी हो सकता है। नहीं बेटे, सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? एक पर्सन होगा ना, तो एक व्यक्ति, और उससे बड़ा परिवार, उससे बड़ा समाज, उससे बड़ा प्रदेश। तो आपका समष्टि में क्या आ जाएगा? सही है, यानी कि जो पूरे देश के लिए बनाया जाए, पूरे देश की जो जनता है उसके लिए बनाया जाए, जो बड़े पैमाने पे बनाया जाए, जो समग्र के लिए बनाया जाए, वो नियम कानून, वो तौर तरीके, वो चीजें आपके बृहद अर्थशास्त्र में आती है। जैसे बेरोजगारी, तो बेरोजगारी में हम एक व्यक्ति का तो नहीं लेते ना, वो तो बेरोजगार कहलाएगा। बेरोजगारी का मतलब है पूरे इंडिया की बेरोजगारी। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति पूरे इंडिया के लिए लिया जाएगा कि इंडिया का जो मुद्रा है रुपया, उसमें कितना इन्फ्लेशन हुआ है। या आप देखेंगे मौद्रिक नीति, तो आरबीआई किसी एक बैंक के लिए तो बनाती नहीं, इंडिया के सभी बैंकों के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है। या बात करें राजकोषीय नीति की, तो राजकोषीय नीति सरकार किसी एक व्यक्ति के लिए तो बनाती नहीं, पूरे के पूरे भारत के लिए बनता है। बजट भी जो आता है वो पूरे के पूरे देश के लिए आता है। तो ऐसी चीजें जिसमें आपका पूरा का पूरे देश का आ जाता है, इकोनॉमिक या प्रशासनिक या राजनीतिक जो भी चीजें, वो आपके क्या हो जाते हैं? वो समग्र हो जाते हैं, वो बड़े पैमाने पर हो जाते हैं। तो आपका क्या हो गया? वो बृहद अर्थशास्त्र। इसमें आपका ग्रोथ भी आएगा, डेवलपमेंट भी आएगा, क्योंकि ग्रोथ जो होता है वो पूरे इंडिया का ग्रोथ लिया जाएगा कि कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। या विकास, ग्रोथ और विकास दोनों को ही लिया जाता है, बृहद स्तर पे लिया जाता है। तो विकास आ जाए तो भी आपका बृहद अर्थशास्त्र है।
ग्रोथ आ जाए तो भी आपका क्या हो गया, आपको बृहद अर्थशास्त्र में आ जाता है। ग्रोथ आपका जो होता है इसको समृद्धि भी कहते हैं और विकास को आपका डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो ये सब क्या हो गए, बड़ी बातें हो गई और बड़े पैमाने पे होगा, यानी कि सभी को इसमें लिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका बृहद अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी पूछा था कि जो अर्थशास्त्र में उपभोक्ता सिद्धांत याद है, उपभोक्ता सिद्धांत में क्या था, उपभोक्ता सिद्धांत था, उत्पादन सिद्धांत था, मूल्य सिद्धांत था, याद है, बताएं क्या था इसमें। वस्तुओं और सेवाओं की में खरीदारी से संबंधित होता है ये उपभोक्ता सिद्धांत। और उत्पादन सिद्धांत उसमें क्या होता है, उत्पादन और बिक्री से संबंधित, कितना उत्पादन हुआ और कितना बिक्री होगा। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, बाकी लोगों को याद नहीं है, बच्चा भूल गए, अब लग रहा है नोट कराना पड़ेगा। सही रहेगा, घर जाके रिविजन करने के लिए आप लोगों को कुछ चाहिए। मैंने बताया था उपभोक्ता सिद्धांत। उपभोक्ता सिद्धांत का मतलब है कि आपके पास जितना इनकम है उसका आप उपयोग अपने घर के सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, और वो करने के बाद जो आपको संतुष्टि मिलती है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, उपभोक्ता सिद्धांत में। उपभोक्ता कब संतुष्ट होगा, जब उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, उसके पास जो इनकम है उससे। उत्पादन सिद्धांत में हमने देखा था कि हम कौन सी वस्तु का उत्पादन करें और कितना करें जिससे हमें मैक्सिमम लाभ हो, और वो जो लाभ होता है उसी के लिए आप उत्पादन करता है। उत्पादन में हम कौन सी चीज़ का देखेंगे कि किसका उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ताकि उससे आपको लाभ होना कि नुकसान हो जाए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक मैंने बताया था मूल्य सिद्धांत, जो बाकी दोनों सिद्धांतों को प्रभावित करता है कि मूल्य में वृद्धि कितनी होनी चाहिए और ये कितने समय पर होना चाहिए। बात याद आ रहा है सब, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। कौन कौन से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है क्योंकि ये सरकार का इस पे स्वामित्व होता है ना। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसे कहते हैं जहाँ पर निजी क्षेत्र और सरकार का जहाँ पे निजी हस्तक्षेप रहे और सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व हो, दोनों साथ साथ काम करते हो, तो कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। और पूंजीवादी में क्या पढ़ा था आपने, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन स्वयं हो और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम। बहुत अच्छे। और कोई पॉइंट, एग्जाम्पल जैसे फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बेटी, सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, कम होता है या फिर इंडिया ना के बराबर ना के बराबर होता है, यानी कि शून्य होता है। शो होता है। और फिर और बता सकते हैं पूंजीवादी के बारे में, बहुत सारी बातें बताएंगी मैंने आप लोगों को कल। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा और गुणवत्ता मिलती है, सही है, और वैराइटीज मिलते हैं, कंपटीशन बहुत होता है इसमें, ये सारी चीज़ें बताई थी आप लोगों को। और इसमें मांग और आपूर्ति मेन होता है, जिसका मांग उतना उसी की आपूर्ति होती है। ये सारी विशेषताएं हैं आपकी पूंजीवादी की। समाजवादी से अपोजिट होगा इसका, और मिश्रित में इन दोनों की क्वालिटीज साथ साथ देखने को मिलती है। इसका अच्छा उदाहरण आपका देश भारत है। तो चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ा ये थोड़ा ज़्यादा आसान था। अगर आप उसको समझ नहीं हैं तो दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही मेरी क्लासेस भी हैं यूट्यूब पर, अगर आप लोग उसको मतलब रिविजन करना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे अगर आप लोग क्लास देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी अच्छे इसको तो नोट नहीं कर सकते, ऑन कर ऑन कर दे जी। और नीचे वहाँ पे वो रेड वाला बटन रेड वाला जी। ना ये चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि अमर जा रही हो ज़्यादा ही दूर कर दिया था मैंने। और समझ में आया, एक्चुअली माइक की आदत नहीं है, मैं शुरू से ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के करती हूँ। ज्ञान में तो फिर मैं लिख रही हूँ, आप लोग वहाँ से रिविजन भी कर लीजिएगा।
हो गया, ऐड कर दीजिए मैम। बोले नहीं मैंने यहाँ से जी मैम हो गया अभी। एक चैनल है, आप लोग देख लीजिएगा, बस इसमें आप लोग देखेंगे ना, इसमें मेरी क्लासेस है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मेरी क्लासेस इकोनॉमी के डिटेल भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अतिरिक्त समय में प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए यूजफुल होगा। यहाँ पे जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इकोनॉमी मैंने पढ़ाया है, डिटेल भी पढ़ाया और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया है। तो ये यहाँ से आप लोग खाली टाइम में रिविजन कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को क्या पढ़ना है, बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली। बड़ा करते हैं। दिखाई दे रहा बेटे, ज़्यादा मोटा तो नहीं लिख रही? नहीं ठीक है। बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली, यहाँ के चैप्टर का नाम है बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली। सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि काफी कुछ पढ़ाना है, इसलिए अब उसको नहीं नोट करा रहे, बट आज से मैं आप लोगों को नोट करा दिया करूंगी जो भी मैं ये हो गया बेटे, इसको इरेज करें, फिर इसको नोट करना शुरू करें। हो जाएगा हो गया, बता सकते हैं? जी सभी का हो गया बेटे? जी इरेज कर जी लें। मैम। ये हेडिंग हो गया। नेक्स्ट लीजिएगा वित्त क्या है, हेडिंग कर लीजिएगा वित्त क्या है, व्हाट इज वित्त क्या है। वित्त क्या है, हेडिंग कीजिएगा। मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहा जाता है। मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहा जाता है। मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहा जाता है। इससे संबद्ध दो प्रमुख, इससे संबद्ध, संबद्ध मतलब होता है संबंधित, इससे संबद्ध दो प्रमुख पारिभाषिक शब्द इस प्रकार हैं। इससे संबद्ध दो प्रमुख पारिभाषिक शब्द इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, वित्तीय विनिमय, वित्तीय विनिमय। पहला पॉइंट वित्तीय विनिमय। तो पहला आपको समझ में आया वित्त क्या है, वित्त क्या है बताइए। मुद्रा के उपयोग के अधिकार को वित्त कहा जाता है। हाँ, वित्त आपका क्या है, जो मुद्रा है आपके पास, उसका जो उपयोग करने का आपके पास राइट्स है, उसी को क्या कहते हैं, वित्त कहते हैं। दूसरा पॉइंट उसी में आपने लिखा है वित्तीय विनिमय। वित्तीय विनिमय क्या है, इसे एक लाइन लिखिएगा। ऋण लेने एवं ऋण देने की क्रियाओं को, ऋण लेने एवं ऋण देने की क्रियाओं को वित्तीय विनिमय कहा जाता है। ऋण लेने तथा ऋण देने की क्रियाओं को वित्तीय विनिमय कहा जाता है। ऋण लेने और जो ऋण देने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है, वित्तीय विनिमय कहलाता है। एक तरफ आपने देखा कि जो पैसे
नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय बाजार। इसमें एक लाइन नोट कीजिएगा, एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था, एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से, जिसमें क्रेता एवं विक्रेता, जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं, जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय करते हैं, वित्तीय बाजार कहलाता है, वित्तीय बाजार कहलाता है। बात समझ में आया? आप कोई भी चीज खरीदने या बेचने कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं ना। बाजार में ही जाकर के जो सब्जी वाले हैं वो सब्जी बेचते हैं और आप बाजार में ही जाकर के अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। तो ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या किया जा रहा है? खरीद बिक्री किया जा रहा है। ऐसे संस्थागत व्यवस्था, वो आपका क्या हो गया? वित्तीय बाजार हो गया। आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, वित्तीय व्यवस्था का महत्व। ये जो वित्तीय व्यवस्था बनाया गया है इसके क्या महत्व है? वित्तीय व्यवस्था का महत्व, इसमें नोट कीजिएगा, वित्तीय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है, वित्तीय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है, वित्तीय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्रेता, ऐसी व्यवस्था है जिसमें वित्तीय संस्थाओं, जिसमें वित्तीय संस्थाओं कॉमा व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं कॉमा व्यक्तियों कॉमा बैंकों कॉमा औद्योगिक कंपनियों, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों एवं सरकार द्वारा वित्त की मांग की जाती है, वित्त की मांग की जाती है तथा इसकी पूर्ति भी की जाती है, तथा इसकी पूर्ति भी की जाती है। इसमें पॉइंट में लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध सभी भौतिक एवं मानवीय, वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध सभी भौतिक एवं मानवीय, भौतिक एवं मानवीय साधनों का अधिकतम मितव्ययी और कुशलतम उपयोग करके, मितव्ययी एवं कुशलतम उपयोग करके, फिर से रिपीट करें, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध सभी भौतिक एवं मानवीय साधनों का अधिकतम मितव्ययी और कुशलतम उपयोग करके, मितव्ययी और कुशलतम उपयोग करके लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है, लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती है। तो पहला आपने लाभ क्या लिखा है वित्तीय व्यवस्था का, किसके तहत जो भी आपके पास उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधन है उन सब का अधिकतम मितव्ययी और साथ ही कुशलतम उपयोग संभव हो पाता। अगर वित्तीय व्यवस्था ना होती तो क्या आप अपनी जरूरत की जो चाहे वो मानवीय चीजें हो चाहे वो प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजें हो, क्या वो प्राप्त कर पाते हैं आप? जैसे प्रकृति ने आपके लिए
कोयला, पेट्रोलियम, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन उसे प्राप्त हर कोई तभी कर पाएगा जब उसके पास पैसे होंगे, नहीं तो वो नहीं कर सकता। या मानवीय जैसे चीज़ें हैं आपके बैग, पेन, कॉपी, ये सब मनुष्य ने बनाए हैं। इसे भी प्राप्त करने के लिए क्या जरूरत है? किसका? वित्तीय प्रणाली का, लेन देन का, एक मार्केट का और एक तौर तरीके का अगर व्यवस्था नहीं बनाया गया होता तो क्या आपको इस छोटे से शहर में सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो पाती? नहीं हो पाती। ये किसकी देन है? वित्तीय प्रणाली की देन है, जिसके तहत आपको मानवीय और भौतिक को प्राकृतिक भी कह सकते हैं, सारे संसाधन आपको एक जगह उपलब्ध हो जाते हैं और आप उसे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला फायदा क्या हो गया? ये हो गया कि आप मानवीय और भौतिक सारे संसाधन को प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नोट कीजिएगा, वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से ही वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से ही वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से ही उत्पादन के तत्वों सामग्री तत्वों, सामग्री, मशीन, बाजार, श्रम और पूंजी की उपलब्धता, संभव हो पाती है। वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से ही उत्पादन के तत्वों, सामग्री, मशीन, बाजार, श्रम और पूंजी की उपलब्धता संभव हो पाती है। अगर वित्तीय व्यवस्था नहीं होती तो क्या आपको आसानी से मिल पाती मशीनरी, मिल पाती या अन्य सामग्री मिल पाती, अन्य तत्वों को आप खरीद पाते, या आपकी जो श्रम मतलब मजदूरी जो करते हैं उसको भी आप कैसे प्राप्त करते हैं? पैसे से ही प्राप्त करते हैं, या अन्य जितनी भी चीजें हैं वो किसकी देन है? वित्तीय व्यवस्था या प्रणाली की ही देन है। इसी की वजह से ये सारी चीजें संभव हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, वित्तीय व्यवस्था द्वारा यह संभव हो पाता है कि वित्तीय व्यवस्था द्वारा यह संभव हो पाता है कि वित्तीय व्यवस्था द्वारा यह संभव हो पाता है कि धन का उपयोग कहाँ और कितनी मात्रा में किया जाए। धन का उपयोग कहाँ और कितनी मात्रा में की जाए। धन का उपयोग कहाँ और कितनी मात्रा में की जाए। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, लाभांश के रूप में अंशधारकों को लाभांश का मतलब समझ रहे हैं? लाभ का अंश, लाभांश के रूप में अंशधारकों को कितनी मात्रा में धन का भुगतान किया जाए। लाभांश के रूप में अंशधारकों को कितनी मात्रा में धन का भुगतान किया जाए और फिर रिपीट कर रहे हैं, लाभांश के रूप में अंशधारकों को कितनी मात्रा में धन का भुगतान किया जाए और कितनी राशि व्यवसाय के लिए रखी जाए और कितनी राशि व्यवसाय के लिए रखी जाए। लाभांश देखिए, अंशधारक का मतलब समझ रहे हैं? लाभांश, लाभ का अंश, उसमें जो धारक है उसका भी क्या है? अंश। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो आपने सुना होगा ना, शेयर बाजार में लोग पैसा लगाते हैं, वहाँ पे सभी कंपनियां अपने शेयर बेचती है। अगर आप वो शेयर खरीद रहे हैं, उस कंपनी को पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब उस कंपनी को आगे बढ़ाने में आपका भी योगदान है। और उसमें आपको बताया जाता है कि कौन सी कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे तो मुनाफा जब होगा तो कितने परसेंट उस मुनाफे का आपको मिलेगा रिटर्न। तो आप क्या हो गए? उस कंपनी के अंशधारक हो गए ना। तो जो भी उस कंपनी को लाभ मिलेगा वो लाभांश कहलाएगा। फिर वो लाभांश से आपको भी उतनी पैसे दिए जाएंगे
आपको कंडीशन के तहत मतलब जो मिला है शेयर, तो ये लाभांश का मतलब समझ रहे हैं, कंपनी को जो लाभ हुआ उसमें जो अंश है अंशधारकों का वित्तीय प्रणाली के तहत ये डिसाइड किया जाता है कि उस लाभांश का कितना प्रतिशत अंशधारकों को देना है और कितना पैसा या जो फायदा है उसे बचाकर वापस कंपनी को और आगे बढ़ाना है। ये सब किसके द्वारा संभव हो पा रहा है? वित्तीय प्रणाली की वजह से हो पा रहा है। अगर वित्तीय प्रणाली ना होती, खरीद बिक्री ना होती, तो हम शेयर को खरीद पाते क्या, या उस शेयर को हम बेच पाते क्या? ना खरीद पाते, ना बेच पाते, ना हमें मुनाफा होता, ना कंपनी को ही फायदा होता और ना ही इतनी अच्छी व्यवस्था आगे बढ़ पाती, विकास कर पाती। तो ये किसकी वजह से संभव हो रहा है? वित्तीय प्रणाली की वजह से संभव हो रहा है। कहीं से कोई समस्या हो रही है? ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एंड लास्ट पॉइंट है, वित्तीय व्यवस्था द्वारा कोषों की व्यवस्था एवं कोषों मतलब होता है कोष, पैसे को जो इकट्ठा करते हैं ना, वो हम किस में करते हैं? कोष में करते हैं। कोष मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे पैसा इकट्ठा किया जाता है उसी को कहा जाता है कोष। जैसे मान लीजिए आप सभी से चंदा इकट्ठा करके उसको जमा किया जाए, एक जगह इकट्ठा किया जाए, फिर उससे ये हो कि यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य होगा, तो वो क्या हो गया? कोष हो गया, जहाँ सारे पैसे को इकट्ठा किया गया है, संचित किया गया है। वही है वित्तीय व्यवस्था द्वारा कोषों की व्यवस्था एवं उसकी वृद्धि, कोषों की व्यवस्था एवं उसकी वृद्धि कहाँ से और कितनी मात्रा में की जाए, कहाँ से और कितनी मात्रा में की जाए इसका प्रबंध करती है। कहाँ से और कितनी मात्रा में की जाए इसका प्रबंध करती है। यानी कि अगर वित्तीय व्यवस्था ना होता तो क्या आप अपने लिए कोष इकट्ठा कर पाते? मान लीजिए आपको एक स्टार्टअप करना, एक छोटी सी कंपनी लगानी है और आप वहाँ पे कह दीजिए कि जो भी हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, अगर वो आज 10,000 करता है तो जब भी कंपनी को मुनाफा होगा तो मैं उसका दुगना दूंगा, यानी कि 20,000 रुपये रिटर्न करूंगा। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं। वो उस पैसे को इकट्ठा करने को क्या कहते हैं? कोष, यानी कि उस पैसे को हम जमा कर रहे हैं, फिर उस पैसे के द्वारा हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। और जब इसमें सफलता मिल जाती है और लोगों को मुनाफा हो जाता है तो लोग अगली बार 10 के बजाय 20,000 भी आपको देंगे कि आप ये भी लीजिए, क्योंकि इसका आप हमें 40 या 30 देने वाले हैं। इस तरह का अगर आप शर्त रखते हैं तो अगर ये वित्तीय प्रणाली ना होता, पैसे का लेन देन ना होता, खरीद बिक्री ना होती, तो क्या ये कोष इकट्ठा किए जा सकते थे? नहीं किए जा सकते थे। इस तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े जो फर्म्स और बहुत सारी जो चीज़ें चलती हैं, ये जो शेयर बाजार चलता है, जहाँ पे शेयर बिकते हैं, जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से पैसे को लेकर के कंपनियाँ अपने काम को आगे बढ़ाती, क्या वो संभव हो पाता? नहीं हो पाता। तो वित्तीय व्यवस्था के क्या उपयोग हैं, क्या मतलब ज़रूरतें हैं, हम क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं, या अगर उसका इस्तेमाल ना करते तो हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती थी, वो समझ में आ गया। अब उससे आप उसके फायदे और नुकसान दोनों भी आसानी से आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा, वित्तीय संस्थाएं। वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जहाँ से हमें वित्त मिलता है? आपको नोट करना है, वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें नोट कीजिएगा, उन संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। उन संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है जो अपने सदस्यों एवं ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती हैं। जो अपने सदस्यों एवं ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती हैं।
वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती हैं। किसी देश की प्रगति में वित्तीय संस्थाओं का या की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वित्तीय संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत की मुख्य वित्तीय संस्थाएं निम्नलिखित हैं। भारत की मुख्य वित्तीय संस्थाएं निम्नलिखित हैं। भारत की मुख्य वित्तीय संस्थाएं निम्नलिखित हैं। पहली संस्था पॉइंट कीजिएगा। पहली संस्था सार्वजनिक एवं निजी बैंक। पहला है आपका सार्वजनिक एवं निजी बैंक। सार्वजनिक एवं निजी बैंक पहली वित्तीय संस्था, और दूसरी है यूटीआई। और नेक्स्ट जो है आपकी संस्था गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। एंड नेक्स्ट पेंशन फंड कंपनियां। पेंशन फंड कंपनियां। चौथा पेंशन फंड कंपनियां। पेंशन फंड कंपनियां। और नेक्स्ट है राज्य औद्योगिक विकास निगम। राज्य औद्योगिक विकास निगम। राज्य औद्योगिक विकास निगम। एंड नेक्स्ट है जीवन बीमा निगम। जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट है राज्य वित्त निगम। राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट है भवन निर्माण सोसाइटी। भवन निर्माण सोसाइटी। भवन निर्माण सोसाइटी। इतनी सारी आपकी देश में वित्तीय संस्थाएं हैं। ये सारी वित्तीय संस्थाओं को आगे और डिटेल में बताएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक बैंक मतलब सरकारी बैंक, जो निजी बैंक उनको पढ़ेंगे, यूटीआई, गैर ये भी हम फुल फॉर्म बता देंगे। अभी इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है।
आगे बता देंगे, क्योंकि इन सबको हम आगे चल के और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर वहाँ हम ये भी देखेंगे गैर वित्तीय बैंकिंग जो कंपनियाँ होती हैं या जो वित्तीय कंपनियाँ होती हैं ये क्या काम करती हैं, इनके होने के क्या फायदे हैं, ये भी देखेंगे। आगे पेंशन फंड कंपनियाँ भी देखेंगे, ये जीवन बीमा निगम भी देखेंगे, कौन कंट्रोल करता है, कब ये बना, सारी चीज़ें। अभी तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में कौन कौन सी वित्तीय संस्थाएं हैं, तो ये कंफर्म हो गया। आगे सब जितने भी शब्द आप लोगों को बताए जा रहे हैं सबके शब्द आपके जो है वो डिटेल आगे मिलने वाले, अभी तो शुरुआत हुआ है ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो वित्तीय संस्थाएं हो गए। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार, वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार एक व्यापक बाजार है जहां पर वित्तीय बाजार एक व्यापक बाजार है जहां पर अनेक वित्तीय उत्पादों एवं अनेक वित्तीय उत्पादों एवं परिसंपत्तियों एवं परिसंपत्तियों उत्पादों एवं परिसंपत्तियों जैसे मुद्राओं कॉमा शेयर, मुद्राओं कॉमा शेयर कॉमा बॉन्ड्स, ये सारी चीजें आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। बॉन्ड्स क्या है, शेयर क्या है, ये सारी चीजें आगे आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। बॉन्ड्स, शेयर और अन्य वित्तीय विपत्रों और अन्य वित्तीय विपत्रों अन्य वित्तीय विपत्रों एवं वित्तीय उपकरणों का क्रय विक्रय किया जाता है। एवं वित्तीय उपकरणों का क्रय विक्रय किया जाता है। यानी कि वित्तीय बाजार का क्या है, किसे कहते हैं, जहां पे आपके वित्त से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, संसाधन है, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो आपके शेयर हो या कोई अन्य चीज, उन सबका क्या होता है वहाँ पे क्रय विक्रय किया जाता है। और एक क्रय विक्रय करने का कारण क्या है, रीजन क्या है, तो रीजन ये होता है कि जहाँ पे पूंजी की आधिक्य है, मात्रा ज्यादा है, वहां से जहाँ पे पूंजी की कमी है उधर क्या करना, अंतर्वाह करना, फ्लो करना या वहाँ पे ले जाना, ताकि वो क्या हो, बैलेंस बराबर हो और ये सारे काम अच्छे से चल सके। तो आगे नोट कीजिएगा, ये तो आपने लिखा कि इन सारी चीजों का क्रय विक्रय किया जाता है। आगे वित्तीय बाजार का प्राथमिक कार्य, वित्तीय बाजार का प्राथमिक कार्य पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्र से आधिक्य मतलब समझ रहे हैं, अधिकता, हाँ, जहाँ पे अधिकता हो वहां से जहाँ पे कमी है उधर लेकर के जाएंगे। पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर, पूंजी की आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी का गतिशीलन, कमी वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी का
गतिशीलन सुनिश्चित करना। पूंजी का गतिशीलन सुनिश्चित करना। तो ये बात समझ में आ गया बाबू? किसी को कोई दिक्कत? क्या है आपका पूंजी बाजार या वित्तीय बाजार? वहाँ पे जो वित्त से जुड़े हुए जितने भी विपत्र होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, उन सबका क्रय विक्रय किया जाता है। और इसका क्रय विक्रय करने का या जो पूंजी मतलब आपका जो वित्त बाजार है, इसका मेन स्थापना करने का कारण क्या है, रीजन क्या है, जरूरत क्या है? तो पूंजी अधिक वाले क्षेत्रों से पूंजी को कम पूंजी वाले क्षेत्रों की तरफ क्या करना है, ले जाना, गतिशील करना है, पहुंचाना है। जैसे मान लीजिए आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक इन क्षेत्रों में पूंजी बहुत है, लेकिन आपके बिहार, यूपी और इन क्षेत्रों में पूंजी की कमी है। तो कोशिश किया जाता है इन क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट हो, ऐसे मार्केट आए, ऐसे कंपनियां आए कि इन क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार मिले, इन क्षेत्रों में भी विकास हो और यहाँ पे भी बैलेंस हो। नहीं तो फिर पता चलेगा इंडिया के कुछ राज्य पीछे होते चले जाएंगे और कुछ राज्य आगे हो जाते हैं। और इस काम को सरकार भी करती है। आपको पता होगा कि कुछ राज्यों को सरकार वहाँ लगभग जो भी योजनाएं चलाएगी वहाँ पे 80% केंद्र सरकार पैसे देती है, केवल 20% या 10% ही राज्य सरकार के ऊपर छोड़ती, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ के राज्यों में इतना उत्पादन नहीं होता, वहाँ की राज्य सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने राज्य का बहुत अच्छे से विकास कर सके। और जो राज्य अच्छे से डेवलप होते हैं वहाँ पे केंद्र सरकार 30% या 40% का ही योगदान देती है, बाकी का 50%, 60%, 70% वहाँ के राज्य सरकार को इस योजना में लगाना होता है। इसके अलावा बहुत सारे छूट जो है वो सरकारें देती हैं, विशेष राज्य का दर्जा दिया। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा दे करके वहाँ पे विकास करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं, बीमारू राज्य भी कहा जाता है या पिछड़े राज्य कहा जाता है। तो ये सब किस लिए किया जा रहा है? बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। या आप ये हर विषय में देखेंगे, आप राजनीति या पॉलिटी पढ़ते हैं, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा समता का अधिकार, जिसके तहत जो पिछड़े हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, जो जनजातियां हैं, जो ओबीसी हैं, इनको आरक्षण दिया जाता है ना, ताकि वो भी मूल धारा में आ सके, उनके बच्चे भी पढ़ सके, वो भी जॉब में आए, उनका भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो, ताकि सभी का विकास हो। तो ये सब चीज़ें हर जगह आपको देखने को मिलेंगी। इकोनॉमी में इकोनॉमी यानी कि पैसे में देखने को मिलेगा, राजनीति में राजनीति में देखने मिलेगा, और बाकी क्षेत्रों में अलग तरह से देखने को मिलता है। आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पे दूसरे तरीके से सरकार हर जगह इस तरह का काम करती है कि वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने देश की जनता का, अपने देश के क्षेत्रों का वो विकास करने का काम करती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? चलिए, तो इसमें नोट कीजिएगा बच्चों, वित्तीय बाजार के 2 प्रमुख अंग होते हैं। वित्तीय बाजार के 2 प्रमुख अंग होते हैं। वित्तीय बाजार के 2 प्रमुख अंग होते हैं। पहला है मुद्रा बाजार, दूसरा है पूंजी बाजार। वित्तीय बाजार के 2 प्रमुख अंग हैं। पहला है आपका पहला पॉइंट मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, और दूसरा है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। पहला है मुद्रा बाजार जिसे कहते हैं मनी मार्केट, और दूसरा है पूंजी बाजार जिसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। पूंजी बाजार जिसे कैपिटल मार्केट भी कहा जाता है। अब हेडिंग कीजिएगा मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। मुद्रा बाजार, इसमें नोट कीजिएगा, मुद्रा बाजार ऐसा बाजार है जहां, मुद्रा बाजार ऐसा बाजार है जहां ऐसा बाजार है जहां मौद्रिक संपत्तियां सामान्यतः मौद्रिक संपत्ति क्या होता है? बॉन्ड्स होते हैं, शेयर होते हैं, ये सब क्या है? मौद्रिक संपत्तियां हैं। जहां पर मौद्रिक संपत्तियां सामान्यतः, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामान्यतः
अल्पकालीन या सामान्यतः अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए व्यवहार में लाई जाती हैं। 1 वर्ष से कम अवधि के लिए व्यवहार में लाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुद्रा बाजार के द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा बाजार के द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, मुद्रा बाजार के द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक तरलता की मात्रा नियंत्रित करता है। तरलता की मात्रा, तरलता की मात्रा, RBI तरलता की मात्रा नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। मुद्रा बाजार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। मुद्रा बाजार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संगठित या औपचारिक मुद्रा बाजार, संगठित या औपचारिक मुद्रा बाजार। पहला है संगठित या औपचारिक, संगठित या औपचारिक मुद्रा बाजार, और दूसरा है असंगठित या अनौपचारिक, अनौपचारिक। संगठित या औपचारिक मुद्रा बाजार, दूसरा असंगठित या अनौपचारिक मुद्रा बाजार, 2 भागों में बांटा गया। तो मुद्रा बाजार में आपने क्या पढ़ा? मुद्रा बाजार में अल्पकाल के लिए या 1 वर्ष से कम अवधि के लिए जो आपकी वित्तीय संपत्तियां होती हैं उनका उपयोग किया जाता है, उनका उपयोग जो है उपयोग में लाया जाता है। और इस मुद्रा बाजार के द्वारा ही जो RBI है वो क्या करती है? तरलता को नियंत्रित करती है। तरलता का मतलब समझ में आया किसी को? नहीं आया होगा। तरलता को कहते हैं लिक्विडिटी। मुद्रा प्रवाह। बहुत अच्छे। तरलता का मतलब होता है मुद्रा का प्रवाह। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ इकोनॉमी में होता है पैसे का कितना ज़्यादा मार्केट में आवाजाही है। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया है तो ये इकोनॉमिक भाषा में कहेंगे मुद्रा की तरलता बढ़ गई है। और अगर मार्केट में पैसे की मात्रा कम हो गई है तो इकोनॉमी की भाषा में क्या कहेंगे? मुद्रा की तरलता घट गई है। मार्केट में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने और घटाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? RBI का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। इसीलिए वो क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है, नियंत्रित कर रही है। और इस तरलता को नियंत्रित करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मुद्रा बाजार है, जिसमें अल्पकाल के लिए RBI बैंकों को उधार देती है या बैंकों को जो उधार दिए गए उससे लेती है। तो ये जो लोग बैंक जो होते हैं जो RBI से पैसे लेते हैं उधार और उसे जमा करते हैं, अल्पकाल का मतलब 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए। अब वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कोई भी टाइमिंग हो सकता है, लेकिन वो 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा। जब भी अल्पकाल की बात होगी यानी कि वो 1 साल से कम समय के लिए जो भी आप पैसे का लेन देन करेंगे वो अल्पकालीन कहलाएगा। और इसके द्वारा RBI क्या कर रहा है? पैसे की मात्रा को कंट्रोल कर रहा है, तरलता को कंट्रोल कर रहा है। बात समझ में आना है। अभी ये चीज़ें जब कड़ी बात आगे मतलब चलती जाएंगी ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये शुरू कहाँ से हुआ। अभी तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि क्या है वित्त, वित्त का काम क्यों है, वित्तीय प्रणाली के होने से क्या फायदे हैं, क्या उपयोग है,
फिर इसमें कितने प्रकार हैं आपने फिर देखा वित्त बाजार क्या है, फिर वित्त बाजार में आप देख रहे हैं किसके क्या फायदे हैं, उसमें आपने देखा 2 प्रकार हैं, एक पूंजी बाजार और दूसरा मुद्रा बाजार। यहाँ तक समझ में आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत? जब इसे बार बार रिविजन करेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आए। तो मुद्रा बाजार में आपने क्या पढ़ा कि ये यहाँ पे अल्पकाल के लिए यूज किया जा रहा है ना, जितनी भी वित्तीय संपत्तियां हैं, और इसका उपयोग कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है तरलता को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो आपका वित्तीय बाजार है, इसमें आपने देखा इसको कौन कौन कंट्रोल करता है बताए? मुद्रा बाजार को कौन कौन? 2 तरह की संस्थाएं बताई ना, मुद्रा बाजार के 2 संस्थाएं बताई ना, एक तो बताया कौन सी? संगठित या औपचारिक, ये है। दूसरा मुद्रा बाजार की कौन सा है? असंगठित या अनौपचारिक। संगठित में कौन आ जाएंगे? बैंक वगैरह आ जाएंगे। ये क्या है? संगठित हैं और ये औपचारिक हैं। इनका ये जो होते नियम कानून होते हैं इनको सरकार कंट्रोल करती है, आरबीआई कंट्रोल करती है। इन पे आरबीआई का कंट्रोल होता है। जो संगठित हैं उसमें कौन आती है? तरह तरह के बैंक आते हैं, तरह तरह के जो वित्तीय संस्थाएं जिसमें बैंक हैं, ये कौन क्या कहलाएंगी? संगठित या औपचारिक कहलाएंगी, जिसमें किसका कंट्रोल होता है? आरबीआई का। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र हैं या अनौपचारिक क्षेत्र हैं, क्या इस पे आरबीआई का कंट्रोल होगा? नहीं होगा। इसमें कौन आ जाएंगे? इसमें सेठ, महाजन, चेट्टी, ये लोग जो उधार दे देना, आपने मूवीज में देखा होगा पहले के टाइम में जो गरीब लोग होते थे, जो किसान होते थे, वो महाजनों के पास पैसे के लिए जाते थे ना, फिर वो अपनी जमीन अपने घरों के पास गिरवी रख करके उनसे पैसे लेते थे। फिर जो महाजन होते थे उनका अंगूठा लगवा लेते थे और उनकी जो जमीन जायदाद होते थे उसको हड़प लिया करते थे। तो कौन सा हो जाएगा? संगठित या असंगठित? असंगठित, क्योंकि उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता था। वो स्वतंत्र होते हैं, अपने जितना मन करे उतना सूद ब्याज वो लगा सकते हैं और बेईमानी भी कर सकते हैं। उस पर सरकार का कोई कंट्रोल या आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो क्या भारत में ये दोनों क्षेत्र आज भी देखने को मिलते हैं, संगठित और असंगठित? अभी भी देखने को मिलते हैं। हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसी से या किसी जान पहचान वालों से पैसा ले लेते हैं उधार, और फिर हम उन्हें समय आने पे लौटा लेते हैं। कभी कभी जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लोग उस चीज़ का फायदा उठाते हैं और उनसे गलत पेपर पर अंगूठा लगवा करके उनकी संपत्तियों को हड़प लेते हैं। तो आज भी असंगठित क्षेत्र आपके देश में देखने को मिलता है, जो मुद्रा की लेन देन करने का काम करते हैं। तो ये दोनों बात समझ में आ गया। मुद्रा बाजार में एक संगठित क्षेत्र भी काम कर रहा है और एक असंगठित। जो पढ़े लिखे हैं वो संगठित क्षेत्र का सहारा लेते हैं, और संगठित क्षेत्र में भी देखते हैं कौन सा बैंक हमें कम ब्याज पे उधार दे रहा है, या कौन से बैंक के पास हम जमा करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, जिन्हें बैंकों के बारे में पता नहीं होता, या वो क्षेत्र जहाँ बैंक अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ अभी भी लोग असंगठित क्षेत्र पे ज़्यादा विश्वास जताते हैं। ये बात समझ में आ गया? या नोट करवाना पड़ेगा असंगठित और संगठित क्षेत्र? ये तो आसान है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा बाजार हो गया। नेक्स्ट हेडिंग पूंजी बाजार। नेक्स्ट हेडिंग पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। नोट कीजिएगा, पूंजी बाजार में संपत्तियां या प्रतिभूतियां, पूंजी बाजार में संपत्तियां या प्रतिभूतियां, संपत्तियां या प्रतिभूतियां मध्यम या दीर्घकाल, मध्यम या दीर्घकाल, मध्यम या दीर्घकाल, ब्रैकेट में 1 वर्ष से अधिक, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में 1 वर्ष से अधिक, ब्रैकेट बंद, के लिए व्यवहार में लाई जाती हैं, के लिए व्यवहार में लाई जाती हैं। इसी में आगे लिखिएगा, पूंजी बाजार का प्रमुख कार्य, पूंजी बाजार का प्रमुख कार्य
प्रमुख कार्य डैश करके उन क्षेत्रों जहां बचत आधिक्य है, उन क्षेत्रों जहां बचत आधिक्य है, जहां बचत आधिक्य है से पूंजी निकाल कर उन क्षेत्रों तक पहुंचाना, से पूंजी निकाल कर उन क्षेत्रों तक पहुंचाना, से पूंजी निकाल कर उन क्षेत्रों तक पहुंचाना जहां बचत की मांग है, जहां बचत की मांग है, बचत की मांग है। इस प्रकार पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था के, इस प्रकार पूंजी बाजार, इस प्रकार पूंजी बाजार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से बचत की गतिशीलता बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से बचत की गतिशीलता बढ़ाने के लिए, गतिशीलता बढ़ाने के लिए तथा उन्हें उत्पादक क्षेत्रों की ओर, तथा उन्हें उत्पादक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निर्देशित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निर्देशित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई? आगे नोट कीजिएगा। पूंजी बाजार को दो बाजारों में बांटा जाता है, पूंजी बाजार को दो बाजारों में बांटा जाता है, पूंजी बाजार को दो बाजारों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक बाजार, दूसरा है द्वितीयक बाजार। पहला है प्राथमिक बाजार, दूसरा है द्वितीयक बाजार। समझ में आया? पूंजी बाजार का काम क्या है? ऐसे क्षेत्र जहां पे बचत आधिक्य है से ऐसे क्षेत्रों की तरफ जहां पे बचत का मांग है, पूंजी का क्या करता है? ये प्रवाह करता है या इसे निर्देशित करता है कि इधर से आप उधर की तरफ जाइए। ये किस में किया जाता है? पूंजी बाजार में किया जाता है। और पूंजी बाजार भी दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? प्राथमिक पूंजी बाजार, और दूसरा आपका द्वितीयक पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार में अल्पकाल के लिए आपकी जो परिसंपत्तियां हैं उनका उपयोग किया जाता है, और अल्पकाल का मतलब कितना? 1 वर्ष से कम। पूंजी बाजार में सेम अपोजिट दीर्घकाल के लिए परिसंपत्तियों का उपयोग किया जाता है या मध्यम काल के लिए किया जाता है, और इसका मतलब क्या हो गया? 1 वर्ष से अधिक। कन्फर्म है? पूंजी बाजार का या कि मुद्रा बाजार का उपयोग ज्यादातर आरबीआई करती है, और किस लिए करती है? मुद्रा के तरलता को कंट्रोल करने के लिए करती है कि मार्केट में पैसा ज्यादा भी ना हो और मार्केट में पैसा कम भी ना हो, ताकि काम सुचारू रूप से चलता है। ये ज्यादातर उपयोग कौन कर रही है? आरबीआई। और आपका पूंजी बाजार ये दीर्घकाल के लिए है, यहाँ से बचत वाले पूंजी वाले इलाके से जहाँ पे बचत की मांग है या कमी है, कमी जहाँ होगी डिमांड की वही होता है। तो समझ में आ रहा है? आधिक्य से कम की ओर इसको निर्देशित करने का काम किया जाता है ताकि विकास अच्छे से हो सके। और पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। आप मेरी कीजिएगा प्राथमिक बाजार, प्राथमिक बाजार।
जैसे आप देखेंगे, आपको इसलिए मैं ऐसे हार्ड शब्द भी लिखवा रही हूँ। अगर आपने IAS के क्वेश्चन देखे होंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे आपको टिपिकल शब्द मिलेंगे जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आता कि ये कह क्या रहा है। अगर आपको मीनिंग समझ में आ जाए तो शायद आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। अगर यहाँ पे दे दे कि नए निर्गमनों का जो बाजार है वो कौन सा है, तो आपको यही नहीं समझ में आए कि निर्गमन का मतलब क्या है, तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए मैं ऐसे भारी भरकम शब्द भी आपको बता रही हूँ ताकि आप डरे ना ऐसे शब्दों से कि इसका मतलब क्या है। तो जो नई नई चीज़ें जारी की जाती हैं, इशू की जाती है, उसी को हम शुद्ध भाषा में कह सकते हैं निर्गमन या निर्गमन, यानी कि ढेर सारी चीज़ें। चलिए इसे नोट कीजिएगा बाबू। यह नए निर्गमनों, इंग्लिश में न्यू इशूज का बाजार है। नए निर्गमनों का बाजार है। यह पूंजी बाजार का वह अंग है। यह पूंजी बाजार का वह अंग है जिसमें सभी प्रतिभूतियां प्रतिभूतियों को इंग्लिश में सिक्योरिटीज कहते हैं। सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां, सभी प्रतिभूतियां पहली बार बाजार में बिकने आती हैं। जिसमें सभी प्रतिभूतियां पहली बार बाजार में बिकने आती हैं। पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक बाजार क्या है, तो प्राथमिक बाजार का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी प्रतिभूतियां बिकेंगी, प्रतिभूतियां क्या होती हैं, इसे इंग्लिश में सिक्योरिटीज कहते हैं। प्रतिभूतियां ज़्यादातर सरकारों के द्वारा जारी किया जाता है, इशू किया जाता है। वो भी आगे पढ़ाएंगे प्रतिभूतियां कितने प्रकार की होती हैं, कौन जारी करता है, क्यों जारी करता है, क्या उपयोग है इसके, वो सारी चीज़ें आगे आप लोगों को मिलती जाएंगी। बट डिस्टर्ब मत होइएगा कि प्रतिभूतियां क्या है। प्रतिभूतियां जैसे आपके चेक होते हैं ना, चेक होता है, बॉन्ड होता है, जिसमें मूल्य अंकित होता है कि इतने मूल्य का चेक है। ऐसी प्रतिभूतियां होती हैं जो सरकार जारी करता है। जितने मूल्य की प्रतिभूतियां रहेंगी उतने, कभी कभी सरकार उतने मूल्य में बेचती है, बाद में जब आप उसे वापस करेंगे तो आपको उससे ज़्यादा उस पर पैसा देती है। तो प्रतिभूतियां मतलब एक ऐसा पेपर जिसपे आपका मूल्य अंकित होता है और उसे वापस करने पे आपको और ज़्यादा फायदा मिलता है और ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो प्रतिभूतियां कौन सी यहाँ पे आएंगी बिकने के लिए, जो पहली बार जारी की हुई होगी, वो पुरानी नहीं होगी, बिल्कुल नई होगी। जैसे नोट आता है, कभी कभी आता है कि बिल्कुल नया नया नोट अभी आया मार्केट में, बिल्कुल अच्छा रहता है, देखने में पता चलता है कि अभी ये नया जारी है। जैसे अभी नए नोट कोई आया हो, उस पर आपने देखा होगा अभी सरकार ने क्या किया है, लगभग सभी नोटों का स्वरूप बदल दिया है ना, कलर बदल दिया, उस पर दूसरे फिगर्स बना लिए, तो क्या है, नए हैं बिल्कुल। और जो जारी की गई प्रतिभूतियां, मान लीजिए सरकार ने एक बार प्रतिभूतियां जारी करी 100 रुपीज़ की, कि जो खरीदेगा समय आने में 1 साल बाद जब वापस करेगा तो एक प्रतिभूति का 110 रुपये में उसे वापस करूँगा। सरकार ने 100 रुपये की ढेर सारी प्रतिभूतियाँ छपवा ली। अब एक बार उन्होंने मार्केट में उतारा तो जो फर्स्ट टाइम उतारेंगे तो प्राथमिक बाजार में रहेगा, लेकिन वही जब वो वापस जनता से ले लेंगे और दूसरी बार जब उन्हें वही प्रतिभूतियाँ बेचनी होंगी तो वो किस में आएगा, द्वितीय बाजार, तब वो प्राथमिक में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन आया है कि प्राथमिक बाजार किसे कहते हैं, वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा। ऐसा बाजार जहाँ पे नए निर्गमनों का क्रय विक्रय होता है, या ऐसा बाजार जहाँ पे पुरानी जो स्टॉक एक्सचेंज होती हैं वो अपना क्रय विक्रय करती हैं, या ऐसा बाजार जहाँ विदेशी केवल क्रय विक्रय करते हैं, या ऐसा बाजार जहाँ केवल इंडियंस क्रय विक्रय करते हैं। तो ये सब नहीं होगा। जहाँ पे पहली बार प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है वो कौन सा बाजार हो जाएगा, प्राथमिक पूंजी बाजार। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में नोट कीजिएगा। प्राथमिक पूंजी बाजार में या प्राथमिक बाजार में उल्लेखनीय है कि प्राथमिक बाजार में, हाईलाइट कर लीजिएगा, प्राथमिक बाजार में, प्राइमरी मार्केट में घरेलू तथा विदेशी
ही प्रकार के। हाँ, दोनों ही प्रकार का। पहला आपने क्या लिखा? घरेलू तथा विदेशी दोनों ही प्रकार के फंड की उगाही हो सकती है। दोनों ही प्रकार के फंड मतलब पैसा, फंड की उगाही हो सकती है। मैं लिख दे रही हूँ, कोई भी शब्द बता दीजिएगा, गलत मत लिखिएगा। फंड, आप लोग कहेंगे ना फंड इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से जो चंदा लेते हैं ना उसी को फंड कहा जाता है। ये इकोनॉमिक भाषा है, चंदा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? फंड कहेंगे। ओके, तो प्राथमिक बाजार में कौन लोगों से फंड इकट्ठा किया जाता है? भारतीय या विदेशी या दोनों? दोनों है ना। और यहाँ पे बिल्कुल नई जो परिसंपत्तियाँ होती, नई जो प्रतिभूतियाँ होती, उनका क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। और यहाँ पे विदेशी भी अपनी फंड को मतलब जो है उनसे भी, विदेशियों से भी आप फंड ले सकते हैं और भारतीयों से भी ले सकते हैं। यानी कि आपके जो शेयर्स हैं, आपके जो बॉन्ड्स हैं, वो विदेशी भी खरीद सकते हैं और उसे खरीदेंगे तो आपको क्या देंगे? पैसा देंगे। तो फंड इकट्ठा करने के लिए अगर आप इंडियन और फॉरेनर दोनों से फंड इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको अपनी परिसंपत्तियां कौन से बाजार में बेचना होगा? प्राथमिक बाजार में बेचना होगा, द्वितीयक में आप नहीं बेच सकते। नेक्स्ट हेडिंग, द्वितीयक बाजार। नेक्स्ट हेडिंग, द्वितीयक बाजार। यह पुरानी प्रतिभूतियों के व्यापार का बाजार है। यह पुरानी प्रतिभूतियों के व्यापार का बाजार है। द्वितीयक बाजार के अंतर्गत कानून के अनुसार स्वीकृति प्राप्त रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। कानून के अनुसार स्वीकृति प्राप्त रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। रजिस्टर्ड के बाद क्या चाहिए? रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। ये रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज क्या है? देखिए, आपका जो इंडिया है ना, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां जो इनको कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि ये ऐसा, जैसे एक है आपके यहाँ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, एक आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें जो भारत की कंपनियां, उन्हें अपने नाम को रजिस्टर्ड कराना होगा। फिर उसी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से वो कंपनियां अपने शेयर को बेचती हैं। समझ में आया? आगे चलते हुए इन सबको बहुत डिटेल में हम पढ़ाएंगे, सारे शब्द का डिटेल कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए बेटे, हमें समझा दें। मतलब जो शेयर रहता है उसको एक्सचेंज करते हैं। हाँ, यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी है, जैसे ऐसे ले लीजिए रिलायंस है, टाटा है, ये सारी कंपनियां हैं। इनको अपना शेयर आम जनता को बेचना और पैसे कलेक्ट करने हैं, तो वो पहले किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कराएंगे। उस स्टॉक एक्सचेंज में उनकी कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो शो करेंगी कि टाटा के आप शेयर लेंगे तो इतने में मिलेगा, आप जो है रिलायंस के लेंगे तो इतने में मतलब मिलेगा। आप रिलायंस और टाटा के शेयर कहाँ पाएंगे? ऐसे बाजारों में जाना पड़ेगा, पूंजी बाजार में, जहाँ पे एक स्टॉक एक्सचेंज होंगे और वो कंपनियों को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर जो कंपनियाँ रजिस्टर्ड होंगी वही वहाँ अपने शेयर को बेच सकती हैं और आप उन्हीं शेयर को खरीद सकते हैं। और ये कहाँ होगा? द्वितीयक बाजार में। अगर क्वेश्चन आए कि द्वितीयक बाजार किसे कहते हैं, तो जहाँ पे कानूनी रूप से रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज
बाजार हो गया। हाँ, यहाँ पुरानी प्रतिभूतियों के ध्यान से सुनिए, यहाँ पुरानी प्रतिभूतियों के व्यापार का बाजार है। द्वितीयक बाजार के अंतर्गत कानून के अनुसार स्वीकृति प्राप्त रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। यहाँ तक हो गया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, चूंकि पूंजी बाजार की संस्थाएं दीर्घकालीन ऋण देती हैं, चूंकि पूंजी बाजार की संस्थाएं दीर्घकालीन ऋण देती हैं, इससे उत्पादन क्षमता के विस्तार में मदद मिलती है। इससे उत्पादन क्षमता के विस्तार में मदद मिलती है। बहुत ही आसान पॉइंट है। जो आपके पूंजी बाजार की कंपनियां होती हैं, जो संस्थाएं होते हैं, वो दीर्घकाल के लिए ऋण देते हैं, जिससे उत्पादन क्षमता में विस्तार होता है। मान लीजिए आप नए हैं और आपको ऋण चाहिए और आपको दीर्घकाल के लिए ऋण मिल जाएगी, 10 साल 20 साल के लिए ऋण मिल जाए, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि 10 साल 20 साल बाद हमें वापस करना है। तब तक आप पैसा लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आपको अल्पकाल के लिए ऋण मिलेगा तो आपके ऊपर एक बोझ रहेगा कि मुझे 1 साल के अंदर ही इसे वापस करना है, तब आप उतने फ्री होकर के काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए दीर्घकाल के लिए जो ऋण होते हैं वो लोगों के लिए विकास के लिए काफी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा आप मुझे बताएं, अल्प विकसित देशों के लिए अगर कोई अल्प विकसित देश है और उसके यहाँ क्षमता का विस्तार करना है, तो दीर्घकालीन ऋण ज्यादा बेनिफिशियल होगा या अल्पकालीन? आपका अल्प है, बाकी सबका दीर्घकालीन, क्योंकि वो अल्प विकसित है, उसके पास पैसे नहीं है और उसे विकास करने के लिए पैसा चाहिए। मान लीजिए आप एक फैमिली से हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको एक कंपनी लगाने के लिए आपने मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि कंबाइन ले लूँ मैं, और कंबाइन महंगा आता है, कम से कम वो 15-20 लाख का जो भी आता हो। अगर आपको दीर्घकाल के लिए ऋण मिल जाए, यानी कि 20 साल के लिए मिल जाए, तो आप उससे अगर हर साल 2 लाख की भी कमाई कर रहे हैं, तो बहुत बड़े आसानी से 20 साल बाद आप 40 लाख की कमाई कर सकते हैं और 10 लाख 20 लाख जो भी आपने लोन लिया है वो वापस कर सकते हैं। तो आप क्या हो गए, प्रॉफिट में भी आ गए, आपने वापस भी कर दिया और आप अब एक अच्छी स्थिति में आप दूसरा कंबाइन भी ले सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा ऋण ज्यादा अच्छा हुआ? दीर्घकालीन, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि मजबूत नहीं है, आपको उसी ऋण से पैसा अर्न करके अपनी स्थिति को बेहतर भी करना है और उनको वापस भी करना है। तो अल्प विकसित जो कंट्रीज हैं वहाँ के लिए कौन सा बाजार अच्छा है, पूंजी बाजार या मुद्रा बाजार? पूंजी बाजार, क्योंकि मुद्रा बाजार में आपने देखा अल्पकाल के लिए ऋण मिलता है, जो ज्यादातर आरबीआई इसके द्वारा कंट्रोल करता है मुद्रा की तरलता को। लेकिन विकास को अगर आगे करना है, खास करके जो गरीब लोग हैं या जो गरीब देश हैं, उनके लिए सबसे अच्छा क्या है? पूंजी बाजार। और पूंजी बाजार में चूंकि दीर्घकालिक ऋण दिए जाते हैं। अच्छा, भारत में बताएं 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब इसे पूंजी बाजार की जरूरत थी या मुद्रा बाजार की? पूंजी बाजार की जरूरत थी, यानी कि 1947 से लेकर के 1991 तक हमारे यहाँ कौन सा बाजार देखने को मिला? पूंजी बाजार। और इसके बाद 1991 से हमारी सरकार किस पे ज्यादा जोर देने लगी? मुद्रा बाजार, क्योंकि तब तक हमारी स्थिति बेहतर हो गई थी। तो हमारे ऊपर भी ये नियम लागू हुआ था। अभी फिलहाल हम अच्छी स्थिति में हैं। तो बात समझ में आ गया कि पूंजी बाजार जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए क्यों अच्छा है, और मुद्रा बाजार जो अमीर है, जो विकसित कंट्रीज हैं, मान लीजिए अमेरिका जैसे कंट्रीज में पूंजी बाजार अच्छा है या आपका मुद्रा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी स्थिति में, उनके पास पहले से करोड़ों हैं, तो उसको और 4 करोड़ करना चाहते, तो अल्पकाल के लिए बड़ा ऋण लिया, इन्वेस्ट किया, मुनाफा कमाया, उसको वापस किया और फिर आगे बढ़ गए, क्योंकि उनके पास पहले से ही बैलेंस है। अगर नुकसान भी होगा तो अपने पास से उसको
पे कर सकते हैं, वो बस अपने मुनाफे को और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कम समय के लिए ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। तो विकसित देशों में कौन सा काम ज़्यादा देखने को मिलेगा? पूंजी बाजार ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अर्ध विकसित देशों में क्या देखने को ज़्यादा मिलेगा? मुद्रा बाजार विकसित में, और विकासशील में क्या होगा? पूंजी बाजार। रीजन वो अल्पकाल के लिए ऋण देता है और ये दीर्घकाल के लिए ऋण देता है। और प्राथमिक बाजार जहाँ पे नई परिसंपत्तियों का जो है क्रय विक्रय या उसके द्वारा फंड का ही किया जाता है। द्वितीयक बाजार जहाँ पे रजिस्टर्ड जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनके द्वारा पैसे का जो है परिसंपत्तियों का इकट्ठा किया जाता है या लेन देन किया जाता है। प्राथमिक बाजार में देशी और विदेशी दोनों होते हैं, दोनों से फंड लाभ ले सकते हैं, लेकिन द्वितीयक बाजार में केवल आपके रजिस्टर्ड कंपनियां ही शामिल हो सकती हैं। ओके, सारी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हेडिंग लीजिएगा मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार, इसमें हेडिंग कीजिएगा मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? व्हाट इज मनी? व्हाट इज मनी बताएं। आप सभी के पास वैसे होंगे, हम ज़्यादा बता सकते हैं कि मनी क्या है, पैसा क्या है? हाँ, यहाँ पे पूछ रहे बेटी मुद्रा क्या? ये जो आपके पास जो पैसा है ना, ये क्या है? यानी कि एक ऐसा माध्यम जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, वही क्या हो गया आपका? मुद्रा है। मुद्रा के जरिए भी आप वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करते हैं। तो इसमें नोट कर लीजिएगा एक लाइन, मुद्रा क्या है? व्हाट इज मनी? मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है। मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है, जिसके जरिए वस्तुओं एवं सेवाएं, जिसके जरिए वस्तुएं एवं सेवाएं, जिसके जरिए वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती हैं। वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती हैं। मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है। मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है। उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में, जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाए। विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा स्वीकार किया जाए। विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाए। तो मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। किस कौन सी चीज का विनिमय? वस्तु और सेवाओं का विनिमय। जिस वस्तु के द्वारा समाज जिस वस्तु को स्वीकार करे, जिसके द्वारा आप समाज में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, वो भी क्या होता है? मुद्रा होती है। यानी कि अगर कोई वस्तु और सेवा आप चाहते हैं, कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, कोई सेवा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करते हैं? मुद्रा का प्रयोग करते हैं। क्या आपके भारतीय समाज में मुद्रा का प्रयोग आदिकाल से हो रहा है? क्या शुरू में भी हम वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए मुद्रा का ही प्रयोग करते थे? बता नहीं, तो फिर किस चीज का प्रयोग करते थे? वस्तुओं का। वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली था या मुद्रा विनिमय प्रणाली था? क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन था? सिंधु घाटी सभ्यता से सिक्का मिला है। कौन से धातु का मिला है? सबसे ज्यादा
ना तांबा मिला है, ना कांसा मिला है, और ना सोना और चांदी का सिक्का। बड़े पैमाने में पूछा मैंने, सबसे ज्यादा कौन सी चीज के सिक्के मिले? अनगिनत बार एग्जाम में पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता के जो सिक्के हैं कौन से पदार्थ के बने? टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब होता है बेटी मिट्टी। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसे टेराकोटा कहा जाता है। लग रहा है सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ा नहीं आप लोगों ने। सिंधु घाटी सभ्यता में सेल खड़ी की मोहरें मिली हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में सेल खड़ी की मोहरें मिली हैं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग सामान खरीदने बेचने के लिए किया जाता था? जी, बहुत अच्छे। कहाँ पढ़ा बाबू? बताइए बेटी। मैंने पूछा क्या सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पैसे का प्रयोग किया जाता था? वेरी गुड। पैसा था, मुद्रा था, लेकिन उससे हम सामान और वस्तुएं नहीं खरीदते थे। आप लोग अच्छे से अध्ययन नहीं किए। जब भी कोई चीज़ पढ़िए तो फिर उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार में उत्तर आना चाहिए कि हाँ ये सही है, ये गलत है। लेकिन आप लोग डाउटफुल हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है। ये तो और भी डुबा देगा, क्योंकि आप कंफर्म भी नहीं रहेंगे कि सही है या गलत है। जब भी पढ़िए सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। ना पढ़िए ठीक है तो आधा ज्ञान और ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए जो भी पढ़िए उसको अच्छे से अध्ययन करिए। इतना ही पढ़िए लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए, और इतना सारा पढ़ के कंफ्यूज हो जाइए वो अच्छा नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग होता था। अब ये भी बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन आया है कि उस समय जो मुद्रा का प्रयोग होता था वो किस लिए होता था? जब हम वस्तु नहीं ले रहे, हम सेवाएं नहीं प्राप्त कर रहे, तो उस मुद्रा का हम करते क्या थे? जैसे एंट्री के लिए। एंट्री? लग रहा है आपने मोहनजोदारो मूवी देखी। उसमें फिर एंट्री के लिए वो यूज किया था। नहीं बेटे, वो एंट्री के लिए नहीं, मूवीज में सब कुछ नहीं दिखा। वास्तव में वहाँ जो मोहरें हैं, जो मुद्राएं हैं, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? उसका प्रयोग वहाँ का सिक्का उतना ही पर्याप्त था कि उन्हीं व्यक्तियों के पास था वह कि जितने, जैसे एक राजा के घर के सदस्य होते हैं, बस उन्हीं लोगों के पास था कि ये राजा के। आपने कौन सी बुक में पढ़ा? पढ़े नहीं थे। आपने पढ़े नहीं थे? पढ़े नहीं है? मूवी में था। मूवी में था? ओह माय गॉड। मूवी नहीं, मूवी वाला ज्ञान नहीं यहाँ काम आएगा, वो बस मनोरंजन के लिए होता है। ध्यान से सुनिए। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें बड़े पैमाने पर मिली हैं, और सबसे ज्यादा मोहरें सेल खड़ी में मिली। सेल खड़ी एक मुलायम चट्टान होता था, वो न सोना है, न चांदी है, न तांबा है, ठीक ना, और ना ही कांसा। तो ये सेल खड़ी की सबसे ज्यादा मोहरें उन्हें बनाई हैं। साथ ही तांबे वगैरह की भी मोहरें बनाई हैं, और वहाँ पे मोहरें भी दो प्रकार की मिली हैं, आयताकार और वर्गाकार। आयताकार जो मोहरें उसमें लिखावट है, वर्गाकार मोहरों पे पशुओं के चित्र हैं। आप लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को तो आपको बहुत प्राउड फील होगा, क्योंकि आपकी जो सभ्यता है दुनिया की सबसे बेहतरीन शानदार सभ्यता है। इसको पढ़ के बहुत आनंद आता है। यहाँ पे जो मोहरें बनाई है उन्होंने, उससे वो सामान की खरीद बिक्री नहीं करते, बल्कि अपने सामानों को जो वो निर्यात करते विदेशों में, उसको पैक करने के बाद उसके ऊपर छाप लगाने के लिए, मुहर लगाने के लिए, सील करने के लिए किया जाता है, ताकि आपके वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। क्योंकि आप अभी देखिए अमेजोन और बहुत सारी चीज़ों से आप मंगाते हैं ना सामान, वो सील पैक होता है ना बिल्कुल उसमें, लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति लेके आता है और आपको हाथों हाथ दे देता है। और जब आप कंटेनर में बहुत सारा सामान लोड करके विदेशों को भेजते हैं, तो ऐसे में उसमें से कोई सामान को अगर निकालना चाहे तो ना निकाल पाए, उसके लिए वो क्या करते थे, अपने सामानों को एक बॉक्स में रख के बॉक्स के ऊपर गीली मिट्टी का लेप लगा देते थे, और उस गीली मिट्टी पर उस मुहर से छाप लगा करके उसको सुखा देते थे। अब अगर उसको कोई छेड़छाड़ करेगा तो वो टूट जाएगा सील, और दोबारा से वो मुहर उसे नहीं मिलेगा। वो कुछ बड़े लोगों के पास होते थे जो उसका प्रयोग करते थे मुहर बंद करने के लिए, पैकिंग के लिए करते थे, खरीद बिक्री के लिए नहीं करते थे। वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? वस्तु के बदले
वस्तु। जैसे मान लीजिए आपके पास गेहूं है और आपको चावल चाहिए, तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसके पास चावल ज़्यादा हो और उसे गेहूं चाहिए। क्या ये आसान है? क्या ये आसान था? क्या है? नहीं। यानी कि आपके पास गेहूं है और आपको चावल चाहिए, तो आपको ऐसा इंसान ढूंढना होगा ना जिसके पास चावल ज़्यादा हो और उसे गेहूं ही चाहिए, तभी तो आपसे गेहूं लेके आपको चावल देगा। अगर उसे गेहूं की ज़रूरत नहीं है तो आप उसे गेहूं लेके आपको चावल क्यों देगा? तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई कि आपको ज़रूरत है चावल की, तो आप ढूंढते रहिए ऐसे इंसान को जिसको गेहूं की ज़रूरत हो और वो आपको चावल देने के लिए तैयार हो। तो पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कठिन था। और ये प्रणाली आपकी कब तक चलती रही? हिस्ट्री पढ़ चुकी है, बताइए तो जरा। वस्तु विनिमय प्रणाली कब तक चलती रही? अब सिक्कों का बात चली गया है तो पता तो चले। उत्तर वैदिक काल तक। उत्तर वैदिक काल में क्या सामान सिक्के से हमने खरीदना बेचना शुरू कर दिया था? क्या लोहे के आविष्कार के पहले बताएं। पहली प्रमाणिक मुद्राएं कौन सी हैं? पहली प्रमाणिक मुद्राएं कौन सी हैं जिनको बड़े पैमाने में चलन में लाया गया था? नहीं पढ़ा आप लोगों ने हिस्ट्री अच्छे से? शेरशाह सूरी ने। आप तो मध्यकाल में आगे बाबू। नहीं, चांदी की आहत मुद्राएं, याद आया? चांदी की आहत मुद्राएं चलाई गई थी। आहत मतलब उसको चोट पहुंचा करके उस पर ठप्पा मार करके निशान बनाया गया था। वो पहले प्रमाणिक मुद्राएं हैं जिनका खरीद बिक्री में उपयोग किए जाने का प्रमाण मिलता है, और एक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इनका प्रयोग शुरू हो गया था। ना ऋग्वैदिक काल में, ना उत्तर वैदिक काल में, ना सिंधु घाटी सभ्यता में, ना पाषाण काल में, है ना। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही आहत मुद्राओं का प्रचलन शुरू हुआ। उसके बाद फिर मौर्य काल में सबसे ज़्यादा सिक्कों की ढलाई हुई। कुषाण काल में सबसे शुद्ध सोने के सिक्कों की ढलाई हुई। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्कों की ढलाई हुई। और आगे चल करके तो तरह तरह के कोटीन के सिक्के, शीशे के सिक्के भी चलाए गए। तो ये था आपका सिक्कों का इतिहास। पहले हम सिक्के का प्रयोग सामान खरीदने के लिए या सेवाएं प्राप्त करने के लिए नहीं करते थे, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करता था। बाद में राजाओं ने क्या किया? सिक्के चलाए, और वो सिक्के क्या थे? कीमती धातुओं के थे। अच्छा बताएं, राजाओं ने कीमती धातुओं के सिक्के ही क्यों चलाए? लोहे के क्यों नहीं चलाए, या टीन के क्यों नहीं चलाए? सोना चांदी ही क्यों चलाया उन्होंने? बस उसकी उपलब्धता ज़्यादा थी उस समय। उपलब्धता ज़्यादा थी इसलिए। मतलब जैसे कि आपको लगता है कि लोहे से ज़्यादा सोना उपलब्ध था आपके पास? ऐसा नहीं था ना, लोहे से ज़्यादा सोना तो कभी नहीं था। मूल्य ज़्यादा था, वैल्यू ज़्यादा थी। बाकी इसके बारे में कल और अच्छे से बताएंगे आपको कि क्या है वर्तमान की मुद्रा और प्राचीन मुद्राओं में क्या अंतर है, क्यों चलाई गई धातुएं, कीमती आज की सिक्कों का क्या महत्व है। क्योंकि अब आ गए हैं हम लोग मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट मिलते हैं, रिविजन करके आइएगा। कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को?